जय भीम सभी को। मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर हम बात करते हैं डॉक्टर जसवीर छावला जी के साथ जातक कथाओं के ऊपर। आज हम बात करेंगे जातक जो अठ 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 कथाएं जो हैं उनको हम किस तरीके से पहचानें। क्या वो जेन्युइन है, सही है या नहीं है, या उनके अंदर कुछ मिलावट है, या उसका कोई अंश काट दिया गया है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और जो सही जो जातक कथाएं हैं वो हमें कहाँ से पढ़ने को मिलेंगी, किसके हम रेफरेंस से जाके उस किताब को या उन जातक कथाओं को पढ़ें, जिससे कि हमें सही संदर्भ पता चले, सही जानकारी मिले। स्वागत है डॉक्टर जसवीर चावला जी आपका बहुजन साहित्य के प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। और जो विषय है ना जातक अठ कथा का, देखिए जातक के बारे में कई बार ये पूछते हैं मुझसे लोग कि भाई आपने तो पीएचडी की हुई, जातक का मतलब क्या है। तो जातक का अगर शाब्दिक अर्थ पूछे तो वो जो अभी बच्चा जन्मा है उसको जातक कहते हैं। आपने सुना भी होगा कि भाई जातक की कुंडली बनाइए, है ना। तो अब जब तक उसका नामकरण नहीं होता तब तक वो इसी तरह आता है, जातक के फला फला ग्रह हैं, इस तरह से, है ना। तो वो जातक जो जन्मा बच्चा है उसको जातक कहा जाता है। अब ये बड़ी बात है कि भाई जातक अठ कथा का क्या मतलब हुआ, है ना। तो मैं आपको बताऊं कि ये जातक शब्द जो है ये व्यवहार में है। आप अगर पाकिस्तान में चले जाएं, पाकिस्तान पंजाब में, तो वहां जातक शब्द कहते हैं जो बच्चा, बच्ची नहीं, पुरुष संतान जो हुई है उसको जातक कहा जाता है। अच्छा। तो अब आप कहेंगे इसका कथा से क्या मतलब है, तो इसको इस ढंग से देखिए। जातक अठ कथा जो ग्रंथ है ना, उसमें हर कथा, जैसे मान लीजिए 547 कहानियां, तो हर कथा में जातक जो है बोधिसत्व है। अच्छा। बोधिसत्व बच्चा जन्मा है। अब वो जन्मा है, किस जगह जन्मा है, किस कुल में जन्मा है, उसका संक्षिप्त सा रेफरेंस देने के बाद कि फलाने कुल में जन्मा, किसी गरीब परिवार में या ब्राह्मण परिवार में या जिस रूप में भी, वो दे करके उसके बाद वो बड़ा हुआ, पढ़ लिख करके जब बड़ा हुआ बोधिसत्व बना। इसलिए हर जातक जो है वो बोधिसत्व है। लेकिन ऐसा 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 नहीं समझना चाहिए कि 543 है तो भाई ये जातक दूसरे में, एक बोधिसत्व दूसरे में वो ट्रांसमाइग्रेट करेगा, ऐसा नहीं है। वो कथा वहीं समाप्त हो जाती, बेशक एक ही घटना है लेकिन वो अपने आप में पूर्ण है। अब बोधिसत्व की उम्र ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वो घटना खत्म हुई और बोधिसत्व खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन उस घटनाक्रम में एक जो मैनेजमेंट का सिद्धांत, एक जो मैनेजमेंट की बात बोधिसत्व ने बता दी, जो सूत्र बता दिया, और वो कथा वहां समाप्त हो गई, है ना। तो इस ढंग से आप जातक अठ कथा को लेंगे तो मैं आपको आपका वो दिखाता हूं, अभी जो किताब जातक अठ कथा। अब जातक जातक के नाम से तो है ना, और लेकिन साथ में जुड़ी है अठ कथा, है ना। अठ कथा, जातक अठ कथा, तो अठ कथा का मतलब होता है अर्थ कथा। अच्छा। अब एक कहानी को उठाइए, उसका अर्थ, तो किस बात का अर्थ? अर्थ इस बात का क्योंकि उसमें एक गाथा है। गाथा जो है वो पाली भाषा की गाथा है, और वो ऐसा कहते हैं कि भगवान बुद्ध द्वारा उच्चरित है। उच्चरित यानी कि उच्चरित भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने ने उसको उच्चारण किया है। अब कई लोग कहते हैं कि ये गाया था, ये गाथा जो है गेय पद है, गेय पद है। अब रिकॉर्डिंग तो की नहीं हुई है कि बताया जैसे कि किस रूप में गाया था या किस रूप में कहा था, लेकिन आप इतना मतलब प्रमाणित है कि वो गाथा जो है अपने आप में एक सार लिए हुए है। पूरी कहानी का जो क्रक्स है वो उन लाइनों में छंदबद्ध है। अच्छा। है ना। इसलिए जो अठ कथा है उसमें गद्य का भाग भी है और पद्य का भाग भी। अच्छा, ठीक।
दोनों है, दोनों विधाएं हैं, गद्य भी है और पद्य भी है, मिश्रित रचना है। इसको हमारे हिंदी साहित्य में कहते हैं चंपू काव्य है। चंपू काव्य। चंपू, अच्छा, चंपू। चंपू का मतलब भी बताइएगा। हाँ, चंपू का अर्थ ये हुआ कि जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो। अच्छा, उसको चंपू काव्य कहते हैं। ये, हाँ, तो ये विधा जो है बाद में विकसित हुई होगी, लेकिन जातक अट्ठकथा में ये बहुत प्राचीन रूप में यहाँ विद्यमान मिलती है। अच्छा। कैसे कि भाई जो गेय पद था वो भगवान बुद्ध ने कहा और भिक्षुओं ने सुना या उपासक ने सुना, जो भी वहां धर्म सभा में थे उन लोगों ने सुना, उसे याद कर लिया। अब ओरल ट्रेडिशन में वो बात, वो गाथा वो चल रही है जनरेशन आफ्टर। जब इसका प्रथम संगीति के बाद इसका जब लेखन शुरू हुआ है जातक का, तब उस समय वो रिटन फॉर्म में आई। अब गाथा का जो अर्थ है वो तुरंत समझ में नहीं आता, यानी वो ऐसा गेय पद है, उसमें कहानी का तत्व छिपा हुआ है। अच्छा। है ना, कहानी के सार रूप में छुपा हुआ है। अब ऐसा हम लोग अपनी अपनी आप देखेंगे लोक गीतों में भी, लोक परंपराओं में भी, बातचीत में भी ऐसा होता है कि वो दो लाइनों में एक बड़ी बात कही गई है लेकिन उसका शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता। जैसे आप किसी मुहावरे को लेते हैं ना, किसी कविता में, कविताओं में ज्यादा होता है कि मेटाफर का इस्तेमाल करके और उसको संजो दिया जाता है, उस कहानी को कहानी के रूप में होता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा ही उदाहरण बताऊं कि भाई सिर पे पैर रख के भागे, है ना, सिर पे पैर रख के भागना। अब ये है तो मुहावरा, अब देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ में कोई अपने सिर पे पैर रख के ये पॉसिबल जा सकता है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके मतलब कि इसके भीतरी कोई बात ऐसी है ना, जो कि उसको उसका अर्थ बड़े रूप में समझा सकती है ना। मैं आपको गाथाएं आगे चल करके बताऊंगा कि वो दो लाइनों में देखिए कहानी छुपी हुई है। जब तक उस कहानी को खोलेंगे नहीं, जब तक आप उसका बताएंगे नहीं कि ऐसा क्यों कहा गया, तब तक वो पूरी बात समझ में नहीं आएगी। ठीक, इसलिए अर्थ कथा लिखने की जरूरत पड़ी। अच्छा, किसने लिखी? बुद्ध ने तो दो लाइनें गेय पद के रूप में कह दी, लोगों ने याद कर ली। अब उसका जब अर्थ खोलना है तो वो कैसे खुलेगा? उसको खोलने के लिए ये काम बुद्ध घोष ने किया। बुद्ध घोष ने ये काम किया। ठीक, बुद्ध घोष ने किया। बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने बहुत सारी अट्ठकथाएं लिखी, है ना, बहुत सारी अट्ठकथाएं लिखी। इसलिए बुद्ध घोष के ने एक शैली अपनाई कि जातक का जब वो अर्थ खोलना है तो अर्थ खोलने में उन्होंने एक शैली अपनाई कि हम इसको पहली लाइन में देंगे कि ये जो गाथा है ये भगवान बुद्ध ने कब कही, उस समय वो कहाँ पर थे, वैशाली में थे, कौशाम्बी में थे, जेतवन में थे, वेणुवन में थे, कहाँ पर थे। तो ये एक इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मानता हूँ। शोध में ये बहुत जरूरी हिस्टोरिकल, क्योंकि उससे एक हमें क्रम पता लगता है कि ये उस भगवान बुद्ध के जीवन के साथ किस जगह से ये रिलेट कर रही है। बहुत सारी गुत्थियां वहां से खुलती है ना। खैर उन पर भी मैं चर्चा करूँ। अब दूसरी बात आ जाती है वर्तमान कथा पर। तो उसकी एक शैली अपनाई बुद्ध घोष ने। वर्तमान कथा में आप हर कहानी में आप वर्तमान कथा पाएंगे। उसमें ये बात होगी कि धर्म सभा में चर्चा चल रही है और शास्त्रा ऊपर से आके पूछते हैं भिक्षुओं क्या बातचीत चल रही है। अब भिक्षु बताएंगे कि बनते या भगवान ये घटना ऐसे हुई। मान लीजिए श्रावस्ती में गए थे तो वहां किसी ने कुछ कहा, तो उस तरह की वो बात इन्फॉर्मेशन देंगे कि इस तरह से बात है। अब उस इन्फॉर्मेशन में छुपी हुई है एक समस्या, है ना। यही खास बात है जो कि इसको जातक अट्ठकथा को मतलब हाईलाइट करती है कि यहाँ पर एक समस्या है, इसका आपसे निदान पूछा जा रहा है। अब वो निदान बताने के लिए शास्त्र जो है एक उदाहरण कथा कहेंगे। उस उदाहरण कथा में गाथा आएगी, है ना, और उसका अर्थ दिया होगा, और अंत में उसका सोल्यूशन दिया होगा उस समस्या का। मतलब पहले समस्या आएगी, एक कथा के अंदर पहले समस्या आएगी, फिर एक कथा आएगी, और एक
उसको उसका नाम दिया उन्होंने अतीत वतु, यानी अच्छा, एक उदाहरण कथा। अतीत उदाहरण वतु कथा, ठीक है। यानी मतलब एक उदाहरण। समस्या है, समस्या के बाद फिर एक उदाहरण कथा है, अतीत वतु, फिर उसके अतीत बाद। वतु। हाँ, उसके उसके बाद फिर जो है वो उसका समाधान। उसका समाधान है, उसको क्या नाम दिया समाधान है उसको? ना, उसका नाम दिया है पाली में समोधान। समुदान, ठीक है। अच्छा, इसमें समाधान है आपने ना। दो 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 बताई हुई थी, दो चीजें बताई हुई थी। एक तो हाँ, अतीत वधु है, एक अतीत वस्तु है, और एक और आपने कुछ बताया था इसमें। एक जो है वो पच्चूपनवतु है या वर्तमान कथा जिसे वो हाँ, कहते हैं। पच्चूपनवतु ठीक, पाली का शब्द है, उसका अर्थ हुआ वर्तमान कथा। तो ठीक, ठीक। वर्तमान कथा में आप इनवेरिएबली यही पाएंगे कि धर्म सभा में जो बात जो डिस्कशन हो रही है उसमें हम्म, उस समय की घटना है, उस हम्म। घटना में एक समस्या है। ठीक हाँ, है, मतलब वो एक समस्या का एक जातक कथा के अंदर ये चार कंपोनेंट होते हैं, एक प्रॉब्लम होती है, 5 कंपोनेंट, पांच कंपोनेंट। 5 कंपोनेंट होंगे। ठीक, पांचवें पर मैं आता हूं कि हाँ, पांचवा ठीक। जो है अंत में मिलान करता है। अच्छा। मिलान इस रूप में करता है कि देखिए वर्तमान कथा में तो बुद्ध स्वयं मौजूद है। हम्म, वर्तमान कथा तो हिस्टोरिकल एविडेंस है, उसमें हम्म, भगवान बुद्ध स्वयं मौजूद है, कहाँ पर है इसकी भी इंफॉर्मेशन है उसमें, क्या हम्म, कर रहे हैं ये इंफॉर्मेशन है उसमें। ठीक है। हम्म, और दूसरा है बोधिसत्व, जो उदाहरण कथा दी है उसमें हम्म, वो बोधिसत्व के रूप में है। हम्म। ठीक है। तो ठीक है। अंत में आपको मिलान किया जाता है। हाँ, मिलान से अर्थ ये निकलता है हाँ। कि ये जो पात्र है, हम्म, जो बुद्धकालीन जो पात्र है, मान हम्म, लीजिए कोई भिक्षु है, तो हम्म, वो उदाहरण कथा में किस रूप में आया है। हम्म। ठीक है, ये ठीक। जब एग्जाम्पल लेंगे हम लोग तो वो क्लियर हो जाएगा कि हम्म, वो बोधिसत्व कालीन जो समय है, जो अतीत वस्तु है, उसमें हम्म। वो किस रूप में मौजूद ठीक। है ना। उससे हम्म, उससे हमारा एक संदेश बनेगा। और हम्म, बोधिसत्व जो है वो हमेशा आप पाएंगे कि बोधिसत्व एक प्रज्ञावान है हम्म, व्यक्ति, हम्म। लेकिन वो बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया हुआ है। अच्छा, उसमें उसके वो अभी सम्यक संबुद्ध नहीं हुआ है। अच्छा। बुद्ध है वो सम्यक संबुद्ध है, हम्म। उनको सम्यक प्रबंधन का पूरा ज्ञान है। हाँ। एक बोधिसत्व जैसा आदमी जो हमारे और आप जैसा आदमी है, उसे हम्म, पूरा ज्ञान नहीं है, हम्म। लेकिन उसके पास एक जो धम्म की जो सम्यक अवधारणा दृष्टि है है, उसके पास। सब पास सम्यक दृष्टि है। ठीक। अब वो मिलान होगा तो हम्म। ये 5वें पार्ट में होगा। और अच्छा। 5वें पार्ट में आप पाएंगे कि ये पार्ट जो है कई बार इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि पूरे के पूरे जातक कथा को एक्सप्लेन कर देता अच्छा, है ना। और इसलिए इसको भी, क्या कई बार ऐसा भी इसलिए हुआ है? हाँ बहुत बार ऐसा हुआ है कि अब बहुत बार ऐसा हुआ है कि मान लीजिए पच्चूपन वस्तु में आनंद नहीं है, अच्छा। अतीत वस्तु में आनंद नहीं है, हम्म। लेकिन अंतिम जो पार्ट है वहां आनंद आ जाते हैं। मतलब मिलान में आनंद आ अब जाते हैं। अब आनंद का कोई रोल नहीं है, वर्तमान कथा में भी नहीं है हम्म। और उदाहरण कथा में भी नहीं, तो भी हाँ। आनंद क्यों आ गए। हम्म, तो बुद्ध घोष की ये जो टेक्निक है वहां पर इसलिए आनंद को बीच में लाई है, हम्म, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट में क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स की हम्म। जाती है। हाँ। अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है। तो हम्म, वहां पर आनंद को बीच में लाने का अर्थ है कि भाई ये कार्य आनंद आपके जिम्मे है, अच्छा। ये आपने करना है, हम्म। इसलिए उसको बीच में लाया गया अच्छा। ठीक। है ना। उसका हाँ, और कोई लॉजिक नहीं बनता। खैर मैं ये बहुत गूढ़ हो जाएगा, मैं अभी हमारे आम दर्शकों के लिए बताऊं थोड़ा सहज हाँ, रूप में। हाँ, सहज हाँ। रूप में बताना हो तो इस रूप में देखिए कि जातक क्लियर हो गया, एक हम्म, नया जन्मा बच्चा हम्म, हर बार हर कहानी में आएगा। हम्म, अब अठ कथा का अर्थ इसलिए हुआ कि भाई अर्थ उसका खोलना है। किसका हम्म। अर्थ खोलना है? गाथा का अर्थ खोलना है। गाथा का, ठीक। गाथा का अर्थ जो कि गेय ठीक। पद है उसका हाँ। अर्थ खोलना है। तो इसलिए इसकी व्याख्या है ना। हम्म। और पात्रों की मदद से, उस उदाहरण कथा की मदद से हम उसके रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं। ठीक है। उस जातक कथा का जो मर्म है वो हम हम्म, पात्रों के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। हम्म। ठीक है। और ठीक। उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण पात्र है वो बोधिसत्व है। हम्म, बोधिसत्व ही ट्रेन कर रहा है कि आपका मैनेजमेंट किस ढंग से होना चाहिए, हम्म, कि सम्यक क्या है, इन हम्म, स्थितियों में सम्यक क्या है। हम्म। तो इसका पता जो है वो बोधिसत्व दे रहा है। ठीक है। अब हम ठीक। आते हैं कि किस रूप में
किस रूप में हमें जातक अट्ठ कथा उपलब्ध है। ये देखिए 1926 की किताब छपी हुई थी, उसको मैंने लाइब्रेरी से जेरोक्स करवाया। नाम है जातक अट्ठ कथा, भदंत आनंद कौशल्या जी ने इसका 1926 में, और ये एक एक करके कर रहे थे खंड का। इसमें उस समय 6 खंड प्रकाशित किए थे हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने, 6 खंड। इनमें सिर्फ हिंदी वाला पोर्शन है, जो अनुवाद है सिर्फ वही पाली में नहीं। ठीक है, 1926 में जो छपे उसमें मूल पाली नहीं थी। अब इधर जो इसका नया संस्करण जो आया है इस रूप में, देखिए, है ना, तो भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने जब अनुवाद किया था, है ना, इस जातक अट्ठ कथा का, बुद्ध घोष द्वारा ओरिजिनली लिखी गई थी पाली भाषा, उसका अनुवाद उन्होंने किया 1926 में। तो जो हिंदी वाला अनुवाद था वो प्रकाशित हो गया। अब शोधार्थियों को ये था कि भाई मूल जो पाली है वो भी मिलना चाहिए। तो बाद में ये अभी 2-3 साल पहले ही आया है ये आपके पाली मूल के साथ। अच्छा, इसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन, तो इसके भी 7 खंड हैं। अच्छा, इसके भी 7 खंड हैं, ठीक, इसके भी 7 खंड हैं, और इसमें हर चीज बड़ी सिस्टमेटिक दी गई है। ऊपर पाली में है और उसके बाद हिंदी में जो अनुवाद है, और जहाँ फुट नोट है उस तरह से समझाया गया। अब सारी चीजें जो हैं अगर आप देखेंगे मार्केट में जो अवेलेबल है, तो मैं समझता हूँ कि सैकड़ों की संख्या में जातक कथाओं की अलग अलग प्रकाशकों ने अपनी छापी। उन लोगों ने क्या किया है कि उदाहरण कथाएं जो है इसकी, जिसको हम लोग अतीत वत्थु में लिए हुए हैं, अतीत वत्थु वाला पोर्शन जो है उन्होंने छापा है। अच्छा। क्योंकि उसमें अलग अलग तरह की कहानियां हैं, है ना, तो उनका जो मतलब है वो अपने अपने ढंग से लोग निकाल लेते हैं। अच्छा। दोनों का जो रिलेशन है, यानी वर्तमान कथा और अतीत कथा का रिलेशन जो है, वो एक कथा को कंप्लीट करता है। मतलब पहली कथा को आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जातक कथा के जो 5 कंपोनेंट हैं, उन 5 कंपोनेंट में से केवल एक कंपोनेंट को उठाकर और वो लोगों को दिखा दिया जाता है, लोगों को पढ़ा दिया जाता है, और फिर उसके हिसाब से वो अर्थ का अनर्थ होते रहता है। हाँ, तो वो अपने अपने हिसाब से अर्थ निकलता है, क्योंकि उसका कोई रेफरेंस जो है वो वर्तमान कथा से नहीं है। क्यों कही गई ये बात, क्यों कहानी ये कही गई, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी, है ना। जैसे एक कहानी आती है उदाहरण कथा में कि एक राक्षस था, है ना, एक राक्षस था। वो क्या करता था कि अपनी पत्नी को पेटी में बंद करके निगल लेता था, उसके पेट में वो पेटी समा जाती थी, है ना। ये इस ढंग की उदाहरण कथा में है। अब हमारे यहाँ कुछ विद्वान ऐसे हैं, उन्होंने जातक कालीन भारत का समाज के बारे में जब चित्रण शुरू किया, तो ये यहाँ तक लिख दिया कि ऐसे राक्षस हुआ करते थे जो कि इस साइज की पेटी, यानी मान लिए 4x4x4 क्यूबिक पेटी, तो क्यूबिक होगी, उस बक्से में इतनी बड़ी पेटी निगल लेते थे। अच्छा। अब आप देखिए कि क्या अनर्थ किया भाई साहब ने, कि वैसे राक्षस हुआ करते थे, है ना। अब भारतवर्ष का जो चित्रण है देखिए किस ढंग का हो रहा है, कि ऐसे ऐसे राक्षस यहाँ हुआ। अब डायनासोर वगैरह की तो बात आप क्या करेंगे, आप भारतवर्ष में ऐसे राक्षसों के बारे में पता करना शुरू करेंगे। हो सकता है फीता लेकर के आप असम के जंगलों में चले जाएंगे, शायद यहाँ रहते होंगे ऐसे बड़े बड़े राक्षस, है ना। अब वो कहेंगे भाई तो हम तो जातक कथा से लिए हैं, बुद्धकालीन भारत में था उस समय की लिखी कहानी है, 2000 साल पहले इस तरह के जीव यहाँ मिला करते थे, वगैरह वगैरह। पूछिए मत सर, मैं तो उसको इस किताब को पढ़ करके मुझे शर्म आनी शुरू हो गई कि भाई अगर इस ढंग के विद्वान भी हमारे भारतवर्ष में हैं, है ना, तो सृष्टि का क्या होगा। आप खुद सोच के देखिए कि जातक वो कथा उदाहरण कथा दी गई है एक भिक्षु को समझाने के लिए। उसका जब आप लिंक करेंगे वर्तमान कथा से, तब ये उदाहरण कथा आपको समझ में आएगी कि वो क्यों कही गई कथा।
है ना, उसका वो आपको सुनाऊंगा बाद में कथा। वो वर्तमान कथा में यूं आता है कि एक व्यक्ति जो है वो बुरी तरह से आसक्त है अपनी पत्नी को लेकर के। संघ में तो शामिल हो गया है, लेकिन चिंता है पत्नी की, है ना। अब उसे चिंता, वो साधना में बैठ नहीं पाता है ना, उसकी आसक्ति वहां लगी हुई है। तो धम्म चर्चा में वो भाग नहीं लेता है, विपස්සना करने नहीं जाता है, या जो भी कार्यक्रम निश्चित किए गए उसमें वो उसका मन जो है छटपटाता रहता है। तो उसकी जो वो है कंप्लेन है, स्थविर करते हैं शास्त्रा के पास, है ना। अब आप बोलिएगा इसमें समस्या क्या है? सर समस्या इसमें ये है कि वो व्यक्ति अनुशासन भंग कर रहा है। जब सारे लोग साधना में बैठे हुए हैं, वो अपना पत्नी के मोह में, आसक्ति में, वो उसमें ध्यान नहीं दे रहा है ना। तो इधर छटपटाता हुआ बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो वो एक मैनेजरियल समस्या, अनुशासन भंग हो रहा है। तो जब उनके शास्त्रा के पास लाया जाता है और शास्त्रा पूछते हैं तो वो कहता है कि हाँ भंते, मैं आसक्त हूँ, मुझे वाइफ की जो चिंता है वही मुझे मारे डालेगा, है ना, कि भाई उसके साथ क्या हो रहा होगा, है ना। तो इस ढंग की उसका सॉल्यूशन करना है, उसका प्रबंधन करना है कि उस व्यक्ति को जो वो अपने मार्ग से वो जो भटक रहा है, उस आदमी को हम मार्ग पर लाना चाहते हैं। तो उसे एक ऐसी कहानी सुनानी जरूरी है कि भाई ऐसे ऐसे जो राक्षस, मैंने उस उदाहरण कथा के द्वारा, कि वो अपनी भार्या को पेटी में बंद करके पेट में ले जाता था, है ना, और तब अपना जहां विचरण कर रहा उसके बाद में उसको नहाना धोना भी है तो वो पेटी को निकालता था, निकाल करके नहला धुला करके फिर वो अंदर कर लेता था। माने ही वॉज सो मच प्रोटेक्टिव। उदाहरण कथा में कहने का अर्थ यह है कि ही वॉज सो मच प्रोटेक्टिव, अपनी वाइफ को इस तरह से प्रोटेक्ट करता था, है ना। अब एक दिन की उसमें घटना है कि भाई उसने पेटी निकाल के बाहर वो नहा धो कर रही थी, और एक गंधर्व जो है, एक गंधर्व से वो सहवास कर लेती है, और ये जो है वो गंधर्व भी उसी पेटी में बंद हो जाता है उस समय, है ना। अब वो बंद हो जाता है। अब ये जा रहा है राक्षस, वो रास्ते में बोधिसत्व है ना, तो बोधिसत्व ध्यान में बैठा हुआ है। अब ये राक्षस वहां जाता है उसको क्या कहते हैं कि वंदना करने के लिए। तो बोधिसत्व कहता है कि क्या बात है, आज तुम लोग 3 लोग आ गए हो। तब वो चौंकता है, 3 लोग हम लोग कहाँ से, हम तो 2 ही हैं, है ना। तो आप वो 2 ही हैं। तो अब वो कहता है कि भाई, खोलता है निकाल करके, तो गंधर्व मिल जाता है। तो उस उदाहरण कथा के द्वारा ये बताया गया है ना कि भाई, ये बताया कि तुम यू आर ओवर प्रोटेक्टिव, लेकिन अगर तुम्हारी भार्या की इच्छा है तो वैसा भी तुम्हारे इतने प्रोटेक्शन के बावजूद भी तुम उसकी रक्षा नहीं कर पाओगे। मतलब आज की डेट में अगर जो देखा जाता है कि कई सारे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एग्जांपल देना चाहूंगा जिससे लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे देखने वाले लोग, कि एक बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को लेकर बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहता है। वो उसका व्हाट्सएप चेक कर रहा होता है, उसके सोशल मीडिया उसके पास सारी चीजें रहती हैं। या फिर इसको अपन थोड़ा सा पति पत्नी के बीच में भी लेके जाए तो बीच में भी ले सकते हैं। हाँ, कई जगह देखा जाता है कि पति जब घर से निकल रहा है तो पत्नी का गेट बंद करके जाता है, लॉक लगा के जाता है बाहर से। तो ये इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली जिसकी जो स्वेच्छा से करना चाहता है वो कर ही लेगा, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। तो इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, यही। तो हाँ बिल्कुल। तो इस उदाहरण कथा के द्वारा ये मैसेज जाता बोधिसत्व ने दिया कि भाई, आप जो स्त्री होती है उसको इतना ओवर प्रोटेक्शन भी आवश्यक नहीं है। अगर उसकी इच्छा है तो वो इतने होने के बावजूद भी अनैतिक कर लेगी। इसलिए तुम जो है वो भिक्षु को ये संदेश है कि भाई, तुम यहाँ रह करके, यहाँ तो ध्यान लगाओ ना, यहाँ रह करके तुम उसको प्रोटेक्ट कैसे करोगे, है ना। अब तुम संघ में शामिल हो गए हो तो तुम्हारी जो ड्यूटी है वो कुछ और बनती है, ध्यान साधना की तरफ बनती है ना। तो इस तरह के द्वारा, अब अगर मान लीजिए इस अतीत वस्तु को लेकर के कोई मार्केट में किताब, ये उदाहरण कथा दी गई, कोई पढ़े, अब इस तरह की रिसर्च करने लगे कि इस साइज की पेटी उस समय बना करती थी,
है ना। और इस साइज के सबसे राक्षस बड़ा हुआ प्रश्न तो ये है कि इस साइज का कोई राक्षस हुआ भी करता था या नहीं करता, जो पूरी की पूरी पेटी अपने अंदर संभाले, संभव नहीं। संभाल लेता था, हाँ, है ना। तो वो, हाँ, लेकिन आपने तो उस कहानी को मान करके कि भाई 2000 साल पुरानी कहानी है, इसका मतलब ये इस तरह के जीव उस समय मौजूद थे। तो हो हाँ, सकता है कि ये लिंक हो कि भाई डायनासोर के बाद ऐसी प्रजाति हाँ, यहाँ उत्पन्न हुई थी भारतवर्ष हाँ, में। तो आप बहुत कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो मैं सिर्फ स्पेकुलेशन तो ये कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी हाँ, किया जा सकता है। तो मैं ये हाँ, बताना चाहता हूँ, देखिए कितना अर्थ का अनर्थ इसलिए हो रहा है। हम्म, अब उनको डॉक्टरेट मिली होगी जिन्होंने हम्म, इतनी बड़ी किताब लिखी है ऐसे राक्षसों के बारे में। तो हाँ, मेरे कहने का यह अर्थ है कि जातक कथा को न समझ पाने का कितना खामियाजा जो है भारतवर्ष को भुगतना पड़ सकता है। हाँ। इसलिए जो जातक क्या कथा को इसको पढ़ने का जो इसको सिर्फ जातक कथा तक न सीमित रखते हुए किसी भी विषय को हम इस बात संदर्भ सच में, है, हाँ, कि कोई भी कह विषय हो सकते हैं उसको प्रॉपर उसी कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है। अगर आप आउट ऑफ द जरूर। कॉन्टेक्स्ट आके समझेंगे तो हाँ, अर्थ का अनर्थ होगा ही, और उससे फिर हो होगा ही, सकता है कि सारी चीजों का देखने का नजरिया ही बदल जाए। बदल जाए। इसलिए अगर जातक अठ कथा को पढ़ना है तो हम्म, इसके पांचों कंपोनेंट्स को मिला के पढ़ना, हम्म, तभी आपको सच्ची बात जो है, जो वो बात समझ में आएगी। समझ में आएगी, जो जी, सम्यक संबुद्ध कहना चाहते। जी, अब बात आई कि पांच ये हिस्से जो हैं ये हम्म, क्यों किए गए, किस लिए किए गए भाई। हम्म, ये मैंने पहले ही आपको बताया कि भाई ये प्रबंध शास्त्र की शिक्षा देने के लिए एक शैली अपनाई गई। हम्म, एक शैली अपनाई गई जिसको हम्म। हम लोग कहते हैं केस स्टडी मेथोडोलॉजी। केस केस स्टडी स्टडी के मैथडोलॉजी, ठीक। मेथोडोलॉजी आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट या जितने अभी हम्म, मॉडर्न मैनेजमेंट के जितने हम्म, हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें ये शैली अपनाई जाती हम्म, है ना। एक प्रिंसिपल दिया, मैनेजमेंट का ये प्रिंसिपल है, उसको हम्म, समझाने के लिए एक केस स्टडी में हम्म, ABC कंपनी है, ये पर्सनल मैनेजर मिस्टर XYZ है, हम्म, वगैरह वगैरह करके एक हम्म, कहानी गढ़ करके ये हम्म, प्रॉब्लम हुई। मान लीजिए लेबर प्रॉब्लम ही है, तो लेबर प्रॉब्लम को लेकर के एक उस तरह की घटना हम्म, सृजित की गई और उसमें हम्म, से सॉल्यूशन बताया गया, है हम्म, ना। हमारे हम्म, यहाँ, मैं तो चूंकि स्टील अथॉरिटी अपने लोग काम करते, हम लोग को ट्रेनिंग होती थी। हम्म, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची में था, हम्म, वहां रोल प्ले भी करवाया जाता था अच्छा, कि आपको वो घटना एक सृजित की गई, एक हाँ, नाटक किया जा रहा है, एक को मजदूर बना दिया, एक को वो बना हाँ, दिया उस ढंग से, इसको हाँ, आप प्ले कीजिए, हाँ, है ना। तो कहने सर, वो भी एक मेथोडोलॉजी है। हम्म, जातक कट्ट कथा पढ़ते हुए हम उनके पांचों जो भाग हैं हाँ, उनको बहुत ही सलीके से, है हम्म, ना, पहले शब्द से लेकर के आखिरी शब्द तक हम्म, उसका अर्थ है ना। हम्म, और हमें पूरे ध्यान से उसको पढ़ना है, हम्म, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने देखा है कि एकदम अंतिम लाइन में दी गई है, हम्म, वही उसका सूत्र रूप में आ जाती है, वही उसको खोलती है उस कहानी को। हम्म, तो जो मार्केट में कहानियां उपलब्ध हैं हम्म, उनसे आप समझ सकते हैं कि कितनी तरह की मतलब भ्रांतियां, गलत फहमियां हम्म, पैदा हो सकती हम्म, हैं, है ना। हम्म, उन पे हमें नहीं जाना है। हम्म, और सबसे अच्छी बात जो बुद्ध घोष के जो शैली है, जब हम उस शैली को एक बार पकड़ लेते हैं, हम्म, उस शैली को समझ लेते हैं, तब हम्म, हमको चीजों के अर्थ अपने आप खुलने शुरू हो जाते हैं ठीक, और हमें उसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है ठीक, ठीक। तो है ना जी। जी, इसके अलावा मैं ये चीज आपसे दोबारा दोहराने के लिए कहूंगा कि जो 5 कंपोनेंट आपने बताए थे, जो की कंपोनेंट है एक जातक कथा के, क्या आप जी उनको दोबारा बता देंगे हमारे दर्शकों के लिए? हाँ, जरूर जरूर। जी, पहली तो हुई पच्चुपन वत्थु यानी वर्तमान कथा। ठीक है, उसके उसके बाद शुरू होगी अतीत वत्थु। ठीक, अब अतीत वत्थु की भूमिका जो है वो वर्तमान कथा में बन जाती है कि ठीक, एक कथा की जरूरत है, वो उदाहरण कथा है, वो अतीत वत्थु में आ गई। उसके हाँ, बाद गाथा हाँ, है, गाथा जो कि मूल रूप से भगवान बुद्ध द्वारा कहा गया हाँ, गेय पद है हाँ, ना। दो दो लाइनें हो, चार लाइनें हो, उसमें हाँ, उसका सारा सार, उस हम्म, अठ कथा का सार उसमें आ जाएगा। हम्म, फिर उसको वैयाकरण, उसको समझाया गया, उन शब्दों को का अर्थ बताया गया है। बुद्ध हम्म, घोष ने ये काम बहुत अच्छी तरह किया है ताकि वो समझ में आ जाए। हम्म, जो गाथा में जो शब्द हैं हम्म, उनका एक एक का शब्द का अर्थ बताया है। उसके बाद उसका समाधान है उसका ना। समाधान, और ठीक, अंत में समाधान है। और
जो पांचवा हिस्सा है वो हो गया जातक का मिलान। ठीक। मिलान में क्या है, जैसे मैंने बताया कि दो कालों का जो हाँ। समानता है वो बताई गई है ना, इस ठीक। तरह से ठीक। तब यानी पूर्ण कि होती है कहानी। एक वर्तमान कथा हो गई, एक अतीत कथा हो हम्म गई, एक गाथा हो गई, हम्म, एक समाधान समाधान हो गया और एक मिलान हो गया। ये पांच मिलान हो कंपोनेंट गया। जब तक आपको किसी भी जातक कथा में नहीं मिलते हैं तब तक वो पूर्ण जातक कथा नहीं हो सकती, वो अधूरी जी जातक कथा रहेगी। साथ में ही जी इसमें जी। हर जातक कथा के अंदर आपको एक सम्यक पुरुष आपको देखने को मिलेगा। अगर वो नहीं है, बोधिसत्व। बोधिसत्व, हाँ अगर वो नहीं है हाँ, तो भी वो जातक कथा पूर्ण नहीं होगी। सही कह रहे हो चावला सर में? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो बिल्कुल इन सारी बोधिसत्व। चीजों को इन सारी चीजों को हमें ध्यान रखना होगा। और साथ में वो जो बोधिसत्व है वो जरूरी नहीं किसी इंसान के रूप में ही हो, वो कभी शेर के हाँ रूप में भी हो सकता है या किसी दूसरे चीजों के रूप में भी जी आपको देखने जी, को मिल सकता है। तो इन कुछ चार बिल्कुल पांच चीजों का ध्यान रखते हुए ही आपको जातक कथाओं को पढ़ना है। कहीं से भी जी दुनिया की किसी भी किताब से आप पढ़िए, लेकिन अगर आपके पास ये चार पांच जो पांच छह चीजें हम चावला सर ने आपको बताई वो अगर आपको नहीं मिल रही है तो वो अपूर्ण है, उस पर विश्वास मत आपको। कीजिए। बहुत बहुत जी शुक्रिया चावला सर आपका। आपने इतने आसान तरीके से हमें समझाया कि एक पूर्ण जातक कथा के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, किस तरीके से हमें पहचानना है कि जी जी, कौन सी जातक कथा सही है या नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बहुजन साहित्य के प्लेटफॉर्म पर आने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जी नमो बुद्धाय जय। अभी हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर जसवीर चावला जी, जिन्होंने की बुद्ध की जातक कथाओं के ऊपर बहुत गहन शोध किया है, अध्ययन किया है और उन जातक कथाओं में से हमें मैनेजमेंट के क्या गुण, क्या रहस्य, क्या चीजें समझने को सीखने को मिलती हैं, उन पर वो प्रकाश डाल रहे थे। एक जातक कथा के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या उसके गुण होते हैं, किस रूप में एक जातक कथा पूर्ण होती है और अपूर्ण होती है, उसका इस वीडियो में डॉक्टर जसवीर सर ने हमें बहुत अच्छे से समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आप चाहते हैं बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक सहयोग करें। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी जातक कथा के साथ, किसी जातक कथा के ऊपर चर्चा करते हुए या किसी बहुजन इन्फ्लुएंसर का या ऑथर का इंटरव्यू लेते हुए। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।